हरिओम। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के 3 भेदों यानी प्रकारों का प्रतिपादन किया है। पहला है ध्वनि काव्य, जिसे आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य कहा है। दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जिसे उन्होंने मध्यम काव्य संज्ञा दी है। तथा तीसरा अव्यंग्य काव्य, जिसे उन्होंने अवर काव्य या अधम काव्य कहा है। तो यह जो काव्य के 3 भेद आचार्य मम्मट के द्वारा किए गए, उत्तम, मध्यम और अधम, इनमें से ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य का लक्षण किया जा चुका है, उसके उदाहरण की चर्चा हम कर चुके हैं। तत्पश्चात अब गुणीभूत व्यंग्य नामक जो दूसरा भेद है या जिसे मध्यम काव्य आचार्य मम्मट कह रहे हैं, उसका लक्षण मम्मट के शब्दों में इस प्रकार से है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य का निरूपण करने वाला सूत्र है। इसमें समझें कि व्यंग्ये अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम, बस इतना सा ही वाक्य है, छोटा सा, 3 ही शब्द हैं इसमें। अंत में एक मध्यमम और लिख दिया। वो जो गुणीभूत व्यंग्यम लिखा उसी को समझाने के लिए उसी का प्रकारांतर से दूसरा नाम उन्होंने मध्यमम दे दिया। मुख्य बात इतनी सी है, व्यंग्ये अतादृशी, कि ये गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य जो होता है ये कब होता है, तो कहा व्यंग्ये अतादृशी, व्यंग्य के अतादृशी होने पर, व्यंग्य के अर्थात व्यंग्यार्थ के अतादृशी अर्थात अतादृश होने पर। व्यंग्ये, व्यंग्यार्थ आप जानते हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, ये प्रायः 3 अर्थ काव्य में माने गए हैं। काव्यार्थ 3 प्रकार का होता है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। कुछ लोग तात्पर्यार्थ भी मानते हैं, उसकी चर्चा भी आएगी आगे, तब देखेंगे। तो व्यंग्ये यानी व्यंग्य अर्थ की, व्यंग्य में विभक्ति कौन सी है बता सकते हैं आप लोग? व्यंग्य में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन होगा? तो व्यंग्ये बनेगा सप्तमी एक वचन। तो व्यंग्ये यह सप्तम्ययिक वचन है। सप्तमी क्यों है? कौन सी सप्तमी है ये? व्यंग्य में वो वाली सप्तमी नहीं है, ये आधारो अधिकरणम वाली सप्तमी नहीं है, आधार नहीं है व्यंग्य जिससे कि उसमें सप्तमी हुई। ये सप्तमी भावे सप्तमी है, सति सप्तमी है। यानी व्यंग्य के ऐसा होने पर ये कहा जा रहा है ना, व्यंग्ये अतादृशी, अतादृशी में भी सप्तमी है और ये भी वही भावे सप्तमी है। यस्य च भावेन भावलक्षणम, उस सूत्र से दोनों में सप्तमी है। व्यंग्ये अतादृशी यानी व्यंग्यार्थ के वैसा न होने पर, व्यंग्यार्थ के वैसा न होने पर मतलब जब व्यंग्यार्थ वैसा नहीं होता है, जब व्यंग्यार्थ वैसा नहीं होता है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो इसका संदर्भ पिछले सूत्र से जुड़ा हुआ है। पिछले सूत्र में कहा था कि उत्तम काव्य वह होता है या ध्वनि काव्य वह होता है जहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या हो? वाच्य से अतिशायी हो। वाच्याद अतिशायिनी व्यंग्ये, इदमुत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बोधैः कथितः, ऐसा आया था ना सूत्र उत्तम काव्य का लक्षण। तो वाच्यार्थ से व्यंग्य के अतिशायी होने पर यानी अधिक चमत्कारी होने पर, जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का चमत्कार अधिक हो वहाँ उत्तम काव्य होता है। और अब कह रहे हैं व्यंग्ये अतादृशी, व्यंग्यार्थ के वैसा न होने पर, अर्थात व्यंग्यार्थ के वाच्यार्थ की तुलना में चमत्कारी न होने पर, अर्थात व्यंग्यार्थ जहाँ वाच्यार्थ की तुलना में अधिक चमत्कारी न हो, तब गुणीभूत व्यंग्यम, यह जो काव्य होता है यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। और मध्यमम तु, यह काव्य मध्यम कोटि के अंतर्गत आता है। काव्यों के जो 3 प्रकार बताएं, काव्यों की जो 3 श्रेणियां बताई हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, तो मम्मट कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में ऐसा काव्य मध्यम कोटि का काव्य है। कौन सा काव्य मध्यम कोटि का काव्य है? जहाँ व्यंग्यार्थ तादृश न हो, जहाँ व्यंग्यार्थ वैसा न हो, जहाँ व्यंग्यार्थ वैसा न हो, अर्थात वाच्यार्थ से अधिक
चमत्कारक न हो, वाच्यार्थ से अधिक सुंदर जहाँ न हो व्यंग्यार्थ। एक शब्द पर विचार करें जरा। ये अतादृशी जो लिखा है, यह तो मैंने बता दिया कि सप्तम्यंत पद है, ये सप्तम ये एक वचन है। किंतु कैसे बना है ये शब्द? यह शब्द तादृश से अतादृश बनेगा पहले, और अतादृश में फिर सप्तमी लगाएंगे तो अतादृशी ऐसा बनेगा। यानी तादृश से अतादृश बना है। तादृश का क्या अर्थ होता है? वैसा। तादृश यानी वैसा, और अतादृश माने जो वैसा न हो। तादृश शब्द तो सुना हुआ है कि आप लोगों ने? इस प्रकार के कई शब्द आपने सुने होंगे भाषा में। संस्कृत के जब ग्रंथों के आप पढ़ते होंगे, संस्कृत बोलते होंगे, संस्कृत सुनते होंगे, तो यादृशः सुना है? यादृशः माने जैसा, तादृशः माने वैसा। यादृशः माने जैसा, तादृशः माने वैसा, कीदृशः माने कैसा, मादृशः माने मुझ जैसा, त्वादृशः यानी तुम्हारे जैसा, भवादृशः माने आपके जैसा। तो ये एक जैसे से शब्द हैं, इनके अर्थ को ध्यान में रखें। तो तादृश माने वैसा, अतादृश माने जो वैसा न हो, और उसमें सप्तमी लगा दी, अतादृशी बना। तो व्यंग्ये अतादृशी, व्यंग्यार्थ के वैसा न होने पर, अर्थात व्यंग्यार्थ के वाच्यार्थ की तुलना में अधिक चमत्कारी न होने पर गुणीभूत व्यंग्यम, ये गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। और मध्यमम, यह काव्य मध्यम काव्य कहलाता है। इस काव्य की, गुणीभूत व्यंग्य काव्य की ही संज्ञा है, इसका ही नाम है मध्यम काव्य। नीचे वृत्ति में इस सूत्र में से केवल एक अतादृशी शब्द को मम्मट ने समझा दिया है और कहा कि अतादृशी का क्या तात्पर्य है। अतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी। अतादृशी का अर्थ है वाच्यार्थ से अनतिशायी होना। अतादृशी यानी अतादृश होने पर, अर्थात वाच्याद अनतिशायिनी सती, वाच्यार्थ से अतिशायी न होने पर, वाच्यार्थ से अनतिशायी होने पर, यानी वाच्यार्थ से अतिशायी न होने पर, वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ के न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य होता है। यथा, जैसे कि, अब एक उदाहरण है इस गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य का उदाहरण मम्मट ने यह दिया है। अनेक ग्रंथों में यह उदाहरण आया हुआ है। ग्राम तरुणम, श्रृंगार का ही श्लोक है यह। ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। कोई एक गांव का तरुण खड़ा है, उस ग्राम तरुण के हाथ में नए नए वंजुल वृक्ष की मंजरी है। उसके कर में, उसके हाथ में क्या है? नव यानी नवीन, वंजुल, वंजुल शब्द के दो अर्थ हैं। वंजुल यानी बांस होता है, वेतस कहते हैं जिसे, वेतस वृक्ष या वंश वृक्ष जिसे कहते हैं, बांस का पेड़। और वंजुल का एक अर्थ अशोक भी हम कर सकते हैं। अशोक वृक्ष को भी वंजुल कहा जाता है। वंजुल मंजरी यानी वंजुल की मंजरी, अशोक की या वेतस की मंजरी। मंजरी यानी कोंपल, एकदम नया निकला हुआ जो पत्ता होता है उसको मंजरी कहते हैं। तो वह युवक खड़ा हुआ है गांव का, और उसके हाथ में नई कोंपल है वेतस वृक्ष की, और वह युवक गली में खड़ा हुआ है, और एक युवती अचानक से आती है और बाहर आकर के अपनी मुंडेर पर आकर के उस युवक को देखती है, और जैसे ही वह उसको देखती है तो देखती ही रहती है, और उसके मुख की कांति मलिन होती जाती है। जैसे जैसे वह उस युवक को देखती है, उसके मुख की जो चमक है वो फक हो जाती है, उसके मुख की जो शोभा है वो सारी काफूर हो जाती है। ऐसा इसमें कुछ लिखा है। अब एक एक जरा इसके पदार्थ को पहले समझ लें, फिर इस श्लोक के भावार्थ को भी समझेंगे और इसके व्यंग्यार्थ को समझेंगे, और क्यों यह श्लोक उत्तम काव्य की कोटि में न होकर के मध्यम काव्य की कोटि में है, इसकी चर्चा करेंगे। ग्राम तरुणम, इसका विशेषण है नववंजुल मंजरी सनाथ करम। विशेषणों का अर्थ पहले करते हैं, विशेष्य का अर्थ बाद में करते हैं, इसलिए पहले हम विशेषण का अर्थ करें। नव यानी नवीन, ताजी, ताजा। वंजुल माने
अशोक या वेतस वृक्ष की मंजरी यानी कोंपल से सनाथ करम यानी युक्त हाथ वाले, सनाथ कर माने युक्त हाथ, मंजरी से सनाथ है यानी मंजरी से युक्त है जिसका कर यानी हाथ, ऐसा युवक। नए वेतस वृक्ष की मंजरी से, या जो वेतस वृक्ष है उसकी, वेतस वृक्ष की नवीन मंजरी यानी नई कोंपल, उसकी ताजी तोड़ी हुई कोंपल। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले की तोड़ी हुई कोंपल रखी हुई उसको लेके आ गया घर से, ऐसा नहीं है, अभी तोड़ के लेके आया, वह वेतस वृक्ष से तोड़ करके नई उसकी मंजरी लेकर के आया, और वह मंजरी उसके हाथ में, ऐसा नहीं है कि पॉकेट में रख रखी है, वो हाथ में खेल रहा है उस मंजरी से, उसको दिखा रहा है उस युवती को। तो नववंजुल मंजरी सनाथ करम यानी ताजी तोड़ी हुई वेतस वृक्ष की मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्राम तरुणम यानी गांव के नवयुवक को, ग्रामीण नवयुवक को, उस गांव के छैले को मुहुः पश्यन्त्याः, मुहुः यानी बार बार, पश्यन्त्याः माने देखती हुई, पश्यन्ती में षष्ठी लगाएंगे तो पश्यन्त्याः बना। मुहुः का अर्थ होता है पुनर्पुनः, मुहुर्मुहुः या मुहुः एक ही बात है, बार बार पश्यन्त्याः, ऐसे उस युवक को वेतस वृक्ष की ताजी तोड़ी हुई कोंपल को अपने हाथ में लिए हुए उस ग्राम तरुण को मुहुः पश्यन्त्याः बार बार देखती हुई उस तरुण्याः यानी तरुणी की मुखच्छाया यानी मुख की छाया, छाया यानी कांति, उसके मुख की शोभा, उसके मुख की चमक नितराम मलिना भवति, नितराम यानी अत्यंतम, मलिना भवति यानी मलिन हो रही है, उसके मुख की शोभा अत्यंत मलिन हो रही है, दूषित हो रही है, मलीमस हो रही है, उसकी मुख की शोभा जाती रही उसको देखते देखते। यहाँ पर दरअसल एक व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ तो इस श्लोक का यही है जो मैंने बोला है, लेकिन इसका एक व्यंग्यार्थ भी है श्लोक का, और वह व्यंग्य अर्थ क्या है? व्यंग्य अर्थ यह है, नीचे लिखा है मम्मट ने, वंजुल लतागृहे दत्त संकेता नागतेति व्यंग्यम अत्र। अत्र माने यहाँ पर व्यंग्यम यानी व्यंग्य अर्थ है। क्या व्यंग्य अर्थ है? कि वंजुल के लतागृह में, वंजुल लता के गृह में, लता गृह कहते हैं झुरमुट को, कुंज को, लता कुंज या लता गृह एक ही बात है। लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ और बीच में बैठने का जो खाली स्थान होता है उसे लता कुंज कहते हैं, उसी को लता गृह कहते हैं। नदियों के किनारे वगैरह पे जहाँ बांस वगैरह के पेड़ बहुत सारे होते हैं वहाँ झुरमुट बन जाता है, बांसों की लताएं छा जाती हैं, चारों तरफ बांस घेर लेते हैं उस स्थान को, बीच में कुछ खाली स्थान बैठने के लिए होता है, वहाँ लोग बैठते हैं आराम से, सुस्ताते हैं वहाँ बैठ करके, अपनी ग्रीष्म का संताप दूर करते हैं उसमें बैठ करके। वंजुल लता गृह में ठंडा होता है वह। वंजुल यानी वही, वंजुल का अर्थ बांस, वेतस या अशोक। वंजुल लता गृह यानी वंजुल लता का यानी वेतस लता का कुंज, वेतस लता कुंज या वेतस कुंज में, सप्तमी है इसमें, वेतस कुंज में दत्त संकेता यानी संकेत देकर के भी नागता, न आगता माने नहीं आई, इति व्यंग्यम, यह यहाँ व्यंग्य है। तुम वेतस कुंज में मिलने का संकेत दे करके भी नहीं आई, इति व्यंग्यम, यह यहाँ व्यंग्य अर्थ है जो कि गुणीभूतम, गुणीभूत हो गया है। ये व्यंग्य अर्थ क्या है ये समझ में आया? इसे जरा ऐसे समझें कि युवती ने जैसे ही उसे देखा, युवक को, तो उस युवक के हाथ में मंजरी थी, लेकिन उससे भी पहले ये समझें कि इस युवती को उस युवक ने वेतस गृह में मिलने का संकेत किया था, दोनों के बीच में ये तय हुआ था। संकेत का मतलब आप मान लीजिए आजकल एक अंग्रेजी में शब्द चलता है ना, डेटिंग। डेटिंग का मतलब है संकेत, संकेत का मतलब है मिलना, नायिका नायिका का या प्रेमी प्रेमिका का मिलना जो है उसको संकेत कहते हैं। अब मिलने के लिए एक स्थान होता है उसको संकेत स्थान कहते हैं, और मिलने का एक समय होता है उसको संकेत काल कहते हैं।
तो यहाँ दोनों में संकेत स्थान और संकेत काल तय हो गया था। संकेत स्थान क्या था? वंजुल लतागृह, यानी वेतस का कुंज। नदी के किनारे कहीं कोई वेतस का कुंज रहा होगा जहाँ ये लोग कभी कभार मिलते होंगे। तो वहीं पर आज मिलने का संकेत उस युवक ने, ग्राम युवक ने, ग्राम के नवयुवक ने इस तरुणी को दिया था कि शाम को 4:30 बजे आ जाना लतागृह में, वेतस लतागृह में। और इसने हामी भरी थी युवती ने, और किसी कारण से ये जा नहीं पाई। हो सकता है विस्मरण हो गया हो सकता है घर के कामों से समय निकाल नहीं पाई हो सकता है घर पर बड़े लोग मौजूद रहे हों तो उनकी उपस्थिति में निकलने का अवसर इसे सुलभ न हुआ हो, ऐसे किसी कारण से ये नहीं जा पाई होगी। और अब जैसे ही इसने देखा उस युवक को देखने से तो शायद इसको याद न आता, लेकिन युवक अपने साथ उस वेतस गृह से क्या लेकर के आया था? उस वेतस वृक्ष की ताजी एक मंजरी, कोंपल तोड़ करके लाया था और वह कोंपल इसके हाथ में थी। और जैसे ही इस युवती ने देखा उस युवक को हाथ में कोंपल लिए हुए, तो केवल कोंपल को देख करके नहीं, केवल युवक को देख के नहीं, कोंपल हाथ में लिए हुए उस युवक को देखते ही तुरंत इसकी स्मृति में वह बात कौंध गई, वह संकेत स्थान कौंध गया कि अरे आज तो वेतस गृह में मिलने का संकेत हुआ था सायंकाल, और ये सायंकाल तो बीत गया और मैं तो गई ही नहीं, और यह तो वहाँ जा कर के आया है, क्योंकि इसके हाथ में प्रमाण है, वहाँ जा कर के आने का प्रूफ है इसके हाथ में, वो वेतस मंजरी। बस यह सोचते ही और इस युवती के मुख की कांति क्षीण होने लगी। वह बार बार उस ग्राम तरुण को देख रही है और उसके मुख की कांति मलिन होती जा रही है। कितना सुंदर वर्णन है। अब यहाँ व्यंग्यार्थ केवल इतना सा है श्लोक का कि भाई तुमने लतागृह में आने का तय किया था, वादा किया था, दत्त संकेता, यानी तुम्हें संकेत दिया गया था और तुम नहीं आई। मिलने का वादा तुमने किया था और तुम आई नहीं, तुमने वादा खिलाफी की है। बस इतना सा व्यंग्यार्थ। और ये व्यंग्यार्थ यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है। इस श्लोक का जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ से ही यह व्यंग्यार्थ यहाँ ध्वनित हो रहा है। लेकिन इस व्यंग्यार्थ में वह सौंदर्य नहीं है, इस व्यंग्यार्थ में वह चमत्कार नहीं है जो चमत्कार इस वाच्यार्थ वर्णन में है। ये जो वाच्यार्थ है ना कि उस युवक के हाथ में ताजी तोड़ी हुई वेतस की कोंपल है, उससे वह खेल रहा है और वह ग्राम का इकलौता तरुण है, और जैसे ही इस युवती ने उस ग्राम तरुण को वेतस मंजरी लिए हुए देखा तो इस युवती के मुख की शोभा, उसके मुख का सौंदर्य, उसके मुख की चमक, उसका तेज अचानक से नितराम मलिन हो गया, अत्यंत मलिन हो गया। उसके मुख की शोभा काफूर होने लगी, उसका जो चेहरे का नूर था वह नूर काफूर होने लगा। यह जो वर्णन है ना ये वाच्यार्थ है, लेकिन फिर भी इसमें एक सौंदर्य है, और वह सौंदर्य उस व्यंग्यार्थ से ज़्यादा है। व्यंग्यार्थ केवल इतना था कि भाई तुम्हें मिलने के लिए समय दिया गया था, तुमने मिलने का तय किया था, तुम आई नहीं, इतना ही तो व्यंग्यार्थ निकल रहा है। लेकिन उस व्यंग्यार्थ से, उस व्यंग्यार्थ की तुलना में यह वाच्यार्थ यहाँ अधिक सुंदर है, अधिक चमत्कारक है, चमत्कारकारी है, और इसलिए यहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, ध्वनि काव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्वनि काव्य तो वहाँ होता है, क्या था ध्वनि काव्य का लक्षण? इदमुत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये, जहाँ व्यंग्यार्थ अतिशायी हो। किससे अतिशायी हो? वाच्याद, वाच्य की अपेक्षा अतिशायी हो, और वह यहाँ है नहीं। यहाँ तो वाच्यार्थ ही अधिक अतिशायी है। किसकी तुलना में? व्यंग्यार्थ की तुलना में। यही बात ऊपर लिखिए, अतादृशी व्यंग्ये या व्यंग्ये अतादृशी। व्यंग्यार्थ के अतादृश होने पर, यानी व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कारी न होने पर, व्यंग्यार्थ के अनतिशायी होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। इसी को मध्यम काव्य कहा गया है। तो इस तरह से ये जो ग्राम तरुण शब्द है ना, वाच्यार्थ इसका ग्राम तरुण का क्या है? गांव का तरुण। अब यहाँ गांव के तरुण से भी एक और अभिप्राय निकल रहा है, और वह भी वाच्यार्थ ही है। और वह अभिप्राय यह है कि गांव का यह अकेला तरुण है। गांव में कोई और तरुण और पुरुष तो होंगे, लेकिन और कोई
तरुण गाँव में इस तरह का है नहीं, और यह अकेला तरुण क्योंकि गाँव का है इसलिए अनेक युवतियों के द्वारा यह प्रार्थ्यमान है, अनेक युवतियाँ इसको चाहती हैं, अनेक युवतियाँ इसके साथ डेट करना चाहती हैं, तो इसलिए इसकी संभावना कम है कि दोबारा इसके साथ डेट करने का जल्दी वक्त इस नायिका को यह अब देगा। और यही उस नायिका की चिंता का कारण है, और यही चिंता उसके मुख पर मलिनता के रूप में प्रकट हो रही है। तो यह जो वाच्यार्थ इस श्लोक का है ना, इस वाच्यार्थ का जो चमत्कार है, इस वाच्यार्थ का जो सौंदर्य है, वह उस व्यंग्यार्थ से तो ज़्यादा ही है जिसमें ये अर्थ निकलता है कि तुम्हें आने का कौल था, तुम्हारे आने का वादा था और तुमने वादा नहीं निभाया। उसमें वह सौंदर्य नहीं है जो इस वाच्यार्थ में है। यानी यहाँ अधिक सुंदर कौन है? वाच्यार्थ अधिक सुंदर है और व्यंग्यार्थ उससे गौण हो गया है, व्यंग्यार्थ उस वाच्यार्थ से दब गया है। व्यंग्यार्थ का जो सौंदर्य है उसको वाच्यार्थ के सौंदर्य ने गुणीभूत कर दिया। गुणीभूत शब्द का अर्थ है गौण कर दिया। गुणीभूत कर दिया का अर्थ है तिरस्कृत कर दिया, अधरीकृत कर दिया, तुच्छ कर दिया, उसको लो कर दिया, उसको नीचा कर दिया। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वाच्यार्थ का सौंदर्य व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक हो तब तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, किंतु एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जहाँ वाच्य और व्यंग्य दोनों समान स्थिति में हों। यानी वाच्यार्थ का सौंदर्य और व्यंग्यार्थ का जो सौंदर्य है, दोनों में से कोई 19 नहीं हो, कोई 21 नहीं हो, बल्कि दोनों ही 20 हों, दोनों बराबर हों। ऐसी स्थिति में फिर उस काव्य को क्या कहेंगे? ध्वनि काव्य तो वह नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि काव्य तो तब होता है जब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का सौंदर्य अधिक हो। लेकिन यहाँ तो अगर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का सौंदर्य बराबर हो तो फिर उसे ध्वनि काव्य नहीं कहेंगे, तो क्या उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कह सकते हैं? तो यहाँ यह जो लक्षण लिखा हुआ है अतादृशी व्यंग्य, इससे तो यह अर्थ नहीं निकलता कि उससे तुल्य प्रधानता जहाँ हो, समान प्रधानता जहाँ वाच्य और व्यंग्य दोनों की हो, उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य के अंतर्गत ले लेंगे, ऐसा अर्थ यहाँ तो नहीं प्रकट हो रहा। किंतु आगे पांचवा उल्लास जो काव्य प्रकाश का है, उस पंचम उल्लास में आचार्य मम्मट ने गुणीभूत व्यंग्य काव्यों का विस्तार के साथ विवेचन किया है, और वहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि वाच्य तथा व्यंग्य दोनों के तुल्य प्राधान्य में भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य ही माना जाता है। एक बात यहाँ ये कि आचार्य मम्मट ने यह जो गुणीभूत काव्य को मध्यम काव्य कहा है, जिसमें कि व्यंग्यार्थ तो होता है किंतु वह वाच्यार्थ से बढ़कर के नहीं होता। देखिए, गुणीभूत व्यंग्य काव्य का मतलब ये नहीं है कि इसमें व्यंग्य होगा ही नहीं, व्यंग्य तो होगा, वाच्यार्थ के साथ साथ यहाँ व्यंग्यार्थ अवश्य होगा गुणीभूत व्यंग्य काव्य में, किंतु उस व्यंग्यार्थ का सौंदर्य वाच्यार्थ से अधिक नहीं होता है, इसलिए इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। यानी वाच्यार्थ ही सहृदयों को व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक आनंद प्रदान करता है, और व्यंग्यार्थ वहाँ वाच्यार्थ से दब जाता है, वाच्यार्थ के द्वारा गौण हो जाता है, और गौण हो जाने के कारण से ही इस काव्य को व्यंग्य प्रधान ध्वनि काव्य से निम्न कोटि का माना गया है। क्योंकि ध्वनिवादियों ने तो व्यंजना को ही काव्य की उत्तमता का प्रयोजक माना है ना। जो भी ध्वनिवादी आचार्य हैं, चाहे वो आचार्य आनंदवर्धन हों, चाहे वो मम्मट हों, या इनकी परंपरा के दूसरे आचार्य हों, इन सब ने व्यंजना को ही काव्य की उत्तमता की कसौटी माना है। आनंदवर्धनाचार्य ने सबसे पहले इस प्रकार के काव्य को, कि जहाँ वाच्यार्थ अधिक सुंदर हो व्यंग्यार्थ की अपेक्षा, ऐसे काव्य को आचार्य आनंदवर्धन ने गुणीभूत व्यंग्य नाम से ही पुकारा था। सबसे पहले गुणीभूत व्यंग्य नाम उन्हीं का दिया हुआ है।
यह मध्यम काव्य जो नाम है, गुणीभूत व्यंग्य के लिए मध्यम काव्य, यह जो संज्ञा की गई है, यह जो नामकरण किया गया है, यह आचार्य मम्मट की देन आप कह सकते हैं। आचार्य मम्मट ने मध्यम काव्य इस स्पष्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले गुणीभूत व्यंग्य काव्य के लिए किया है। इसी प्रकार उत्तम काव्य जो नामकरण है ध्वनि काव्य के लिए, जिसमें कि व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है वाच्यार्थ के ऊपर, वह नाम भी आचार्य मम्मट का ही दिया हुआ है। हालांकि जब हम आचार्य आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को पढ़ते हैं, उनके ध्वन्यालोक नाम के ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो वहाँ काव्यस्यात्मा ध्वनि ही ऐसा कहा गया है, यानी काव्य का आत्मतत्व तो ध्वनि है, यानी वो ध्वनि काव्य को एक तरह से देखा जाए तो प्रायोरिटी दे रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं। और बाद में ध्वनि काव्य के बाद आगे उन्होंने कहा प्रकारो अन्यो गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य दृश्यते, कि काव्य का दूसरा जो प्रकार है, एक तो ध्वनि काव्य है और काव्य का जो दूसरा प्रकार है वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी देखा जाता है। तो ये जो दूसरा प्रकार बता रहे हैं वो गुणीभूत व्यंग्य को, और ध्वनि को जो काव्य का आत्मा बता रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन, उससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि आचार्य आनंदवर्धन ने ही एक तरह से ये दो कोटियाँ काव्य की निर्धारित कर दी थी, दो भेद या दो प्रकार काव्य के निर्धारित कर दिए थे, जिसमें कि उन्होंने ध्वनि काव्य को पहले नंबर पर रखा और गुणीभूत व्यंग्य को दूसरे नंबर पर रखा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने यह जो विभाजन ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उत्तम काव्य और मध्यम काव्य के रूप में किया है, यह भी कहीं न कहीं आचार्य आनंदवर्धन से प्रेरित है। आचार्य आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत के आधार पर ही, भले ही उन्होंने स्पष्ट नाम आचार्य आनंदवर्धन ने उत्तम काव्य और मध्यम काव्य ऐसे नाम नहीं दिए हैं, फिर भी यह आचार्य मम्मट की जो उत्तम और अधम काव्य नामकरण की कल्पना है, यह ध्वनि काव्य से ही आती है। आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।